24 जनवरी शिफ्ट 2 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो इस तरह का एक रॉड वाला क्वेश्चन था जिसमें 2 पॉइंट चार्ज और रॉड के बीच में आपको इंटरेक्शन निकालना था। 10 और 2 वैल्यूज कंफर्म्ड है, ये वाली वैल्यू देख लेना बस। बाकी कंसेप्ट देखना इसका क्या है। इफ यू टेक एन एलिमेंट हियर, लेट्स कॉल इट डी क्यू, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है डी एफ है ना, एंड बोथ आर पॉजिटिव, तो डी एफ इज अवे फ्रॉम इट। यू कैन राइट डी एफ इज के क्यू, है ना, इसको क्यू बोलते हैं, इंटू डी क्यू, इसको डी क्यू डैश बोल देते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। तो ध्यान देना, डी क्यू डैश और क्यू का इंटरेक्शन क्या है, के क्यू डी क्यू डैश बाय एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ दिस क्यू डैश कैन बी रिटन एज लैम्डा डी एक्स। ठीक है बच्चा, लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा इज क्यू डैश बाय एल, है ना, ये एल लेंथ में क्यू डैश है, तो इसको मैं लैम्डा डी एक्स लिख रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही, लीनियर चार्ज जैसे होता है। तो दैट एंड 1/x² डी एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो क्यू डैश बाय एल चलो अलग कर लो, इसका आपका -1/x आता है। और लिमिट्स क्या रखेंगे बच्चा, लिमिट्स भी ध्यान देना। x = 2 सेंटीमीटर से x = 12 सेंटीमीटर तक, है ना। 2 से 12 तक ये रॉड है, 2 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर में लिखूंगा, और इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो k इज 9 × 10⁹ Q1 Q2 में जो भी वैल्यूज थी देख लेना आप लोग, दोनों माइक्रो में थी, लेकिन ये वाली वैल्यू शायद 24 भी हो सकती है, 2 ही लेके चल रहा हूँ मैं तो। एंड लेंथ इज 0.1 मीटर्स, है ना, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। ये वाला कैलकुलेशन क्या आता है, ध्यान देना, 1/2 सेंटीमीटर माइनस 1/12 सेंटीमीटर, है ना। तो एलसीएम इसमें 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 6 - 1 5, और सेंटीमीटर्स को भी मीटर्स में ज़रूर कन्वर्ट करना। देखना एक बार, तो अगर मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूँ, 10⁻² लगा दूँ, यहाँ का 10⁻², और ऊपर का 10⁻³ ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाता है। तो 9 5 जब 45/6 करके कुछ आता है इसका, अब इसे 7.5 के आसपास आता है। वैल्यू अलग थी तो आंसर अलग हो जाए, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही था, है ना। क्वेश्चन इस तरह से ज़रूर था, रॉड और पॉइंट चार्ज के बीच का। ये तो कोई एक अच्छा क्वेश्चन है ना। दिस क्वेश्चन वाज देयर इन योर शिफ्ट। डायग्राम ऑब्वियसली थोड़ा अलग होगा, बट कंसेप्ट एक बार समझ लेना। K1 > K2 गिवन है, और ये आपका D/2 वाला सेगमेंट है ना, ए प्लेट एरिया D/2, फिर ये A/2 वाले दो D/2 वाले पैरेलल में लग रहे हैं, और ये इसके साथ सीरीज में, समझ लो। इस तरह का कुछ डायग्राम था। अब ये देखो K1 K2 सब जगह पे कॉमन है ना, K1 K2 इस सेगमेंट में तो कैपेसिटेंस सेम है। वेयर इज इट डिफरेंट, यहाँ K1 है, यहाँ K2 है, और यहाँ K1 K2 दोनों है ना। ये वाला पार्ट तो सेम है, डिफरेंस कहाँ बनेगा, K1 में, K2 में और K1 K2 में। अब ध्यान देना, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये आपका डिटरमाइन करेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितना बड़ा वैल्यू होगा K1 का, उतनी छोटी कैपेसिटेंस हो जाएगी, है ना। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ध्यान देना, 1/C1 + 1/C2 अगर मैं कर रहा हूँ, तो इन ऑर्डर टू मेक द एंटायर कैपेसिटेंस लार्ज ना, क्योंकि कंपेयर करना अपने को तो कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो K1 बड़ा है तो K1 वाली की कैपेसिटेंस बड़ी होगी, तो ये C1 बड़ा हो जाएगा और C इक्विवेलेंट बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज द आइडिया। ये अपन आइडिया, मतलब इसको कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू डालनी ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। यार ये बड़ा है ये छोटा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो। सिंस K1 इज ग्रेटर देन K2, माई C1 इज ग्रेटर देन C2 फॉर श्योर, क्योंकि ये चीज़ बड़ी है ये छोटी है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होके भी ये पूरा बड़ा आएगा। ठीक है, एंड K1 K2 पैरेलल में, तो यहाँ पे कहीं मीडियम में आएगा, है ना। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो K1 बड़ा है क्योंकि K2 से,
तो ये वाला छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, है ना। मैं लिख रहा हूँ C2 और C3 में भी कौन बड़ा है, सोचो जल्दी से। C2 C3 में कौन बड़ा है, क्योंकि यहाँ K1 आ गया विच इज़ अ बिगर वैल्यू, तो C3 बड़ा है, समझ रहे हो। तो माई ओवरऑल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी C1 इज द लार्जेस्ट, देन C3, देन C2, ना। C1 इज द लार्जेस्ट, देन C3, देन C2 है यहाँ पे शायद, ठीक है। एक बार इसका चेक कर लेते हैं आंसर क्या था। हाँ, C3 फिर C2, ठीक है बच्चा। इस तरह से ऑप्शन रहा होगा वो सही है। टेंशन एट द मिड पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ट्राई नहीं किए तो ट्राई ज़रूर करना। दीज आर गुड लेजिट जेई मेन लेवल क्वेश्चंस जो कि आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो टेंशन अपन निकाल सकते हैं ना। यहाँ के टेंशन को आप कैसे निकालते हो, वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द सेटअप क्या है, mg से टेंशन के साइन कंपोनेंट, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है देखना है यहाँ पे, ये भी 30 है ना, t साइन 30, ये भी t साइन 30। पहले आप t साइन 30 प्लस t साइन 30 mg के बराबर कर दो, है ना। तो t इक्वल टू mg आ गया आपके पास। बट मिड पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, t डैश। तो ये जो आपका पूरा वायर है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, उसका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम करना है ना। और लेफ्ट सेगमेंट ऑफ द वायर 1 t cos 30 इक्वल टू t डैश, समझ रहे हो। t cos 30 जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, दैट शुड बी एबल टू बैलेंस दिस, है ना। और mg वर्टिकल है तो वो आपका mg नहीं रहेगा यहाँ पे। t डैश निकालना था आपको क्वेश्चन में, t cos 30 मतलब √3/2, और t को आप mg निकाल चुके हो, mg/2 इंटू √3, इस तरह से ऑप्शन रहा होगा, वो आंसर है आपका, है ना। अगेन सी सेकेंड सेगमेंट जो भी है ना आपका ये वाला, उसको भी t cos 30 t डैश, है ना। तो ये जो भी t डैश है हॉरिजॉन्टल है ना। सेकंड पे t डैश ऐसे लग रहा है, फर्स्ट पे t डैश ऐसे लग रहा है। 1 और 2 के बीच का ये हॉरिजॉन्टल फोर्स सेगमेंट का आप इक्विलिब्रियम देख के बना सकते हैं। चलिए हाँ जी, तो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन जिसमें आपको v वर्सेस x अगर दिया है ना बच्चों, और a वर्सेस x पूछा है, मतलब v dv/dx यूज करना है ना। तो गिवन क्या है अपने को क्वेश्चन में, या dv/dx विच इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, एक तो कांस्टेंट है और नेगेटिव है ना। ये गिवन है, ये स्लोप आपका नेगेटिव है और कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, विच इज v dv/dx। तो ध्यान देना थोड़ा सा, एक तो v का वेरिएशन इनटू नेगेटिव कांस्टेंट मुझे करना है ना। अब v का वेरिएशन x के साथ कैसा था, लीनियरली डिक्रीजिंग, है ना। लेट्स से v इक्वल टू k माइनस या a माइनस बी एक्स लिख दूँ, k लिखते हैं तो आपने यहाँ पे k माइनस बी एक्स ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला लगा दें अगर, तो k माइनस एम एक्स भी लिख सकते हैं। लेट वो चीज़ यहाँ पे अगर आप रख दो तो नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, किस तरह की लाइन आएगी ये तुम बताओ, है ना। पॉजिटिव स्लोप आएगा उसका, बट नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा। पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट इज दिस वाला, है ना। बाकी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बट हाँ ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये तो ऑप्शन ही बाहर है। बट हाँ क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव इनटू समथिंग, नेगेटिव इनटू, तो वी का वेरिएशन ऐसा है तो उसका नेगेट कर देना, मतलब मिरर इमेज बना देना है। मैथ्स में जैसे मिरर इमेज बना एक्सेस, या प्रॉपरली लिख के करो तो और क्लियर। ये देखो करंट थ्रू एमीटर पूछा है, ऑब्वियसली स्टेडी स्टेट पे पूछा है, मतलब कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं है, चाहे स्टेडी स्टेट क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। आरसी सर्किट का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको मान के चलना है कि कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं, मतलब ये ब्रोकन सर्किट है। मतलब ये आरसी सर्किट, ये आपका रेजिस्टेंस वाला ही सर्किट है, ये दोनों पैरेलल में 4 ओम हो गई, ठीक है। 4 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। ध्यान देना आप, 4 और ये 4 सीरीज में 6 हो गया, सॉरी 8 हो गया, और ये 8 ओम
इस 8 ओम के साथ पैरेलल में है। यहाँ पे एमीटर लग रहा है आपका, आप उस कैपेसिटर वाली चीज को हटा दो, है ना, मेक अ न्यू डायग्राम इन। फिर इसमें आपका 8 और 8 पैरेलल में कितना हो गया, अगेन 4 ओम, 4 और 6 कितना हो गया, 4 और 6 10 ओम, और करंट थ्रू द बैटरी कितना हो गया, ध्यान देते रहना, है ना, ओरल क्वेश्चन है वैसे, बट करंट थ्रू द बैटरी 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ तक समझ रहे हो। तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, ये दोनों पैरेलल में 4 और 4 का मैंने 8 लिखा, ये 4 और 4 8 हो गया, ये 8 और ये 8 भी पैरेलल में, 4 + 6 10 आ गया, तो करंट आपका 1 एम्पियर आ गया, है ना। अब ये 1 एम्पियर यहाँ पे क्या हो गया, आधे में डिवाइड हो जाएगा। 1 एम्पियर कमिंग फ्रॉम हेयर इज ऑब्वियसली 8 और 8 तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 0.5 और 0.5 में डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो, 0.5 और 0.5 में डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्लियर। दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन। सर्कुलर मोशन भी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी, एनर्जी कंजर्वेशन भी है। तो ये कहीं 120 डिग्री पे, यानी कि यहाँ से mg इसका ऐसा है ना, ये 60 डिग्री पे ये टेंशन जीरो हो जाता है ना। नाउ टेंशन जीरो होने का मतलब क्या, ध्यान देना बच्चों, क्या mg का ये कॉम्पोनेंट विच इज mg cos 60 is providing the necessary centripetal acceleration, because if t was there then t plus mg लिखते हैं आप, दैट इज इक्वल टू mv² r, है ना, mv²l लिखेंगे यहाँ पे, बट बिकॉज t बिकम जीरो, mg cos 60 यानी कि va² आपका आ जाएगा gl/2। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो सर्कुलर मोशन लगाना है आपको। सर्कुलर मोशन में क्या होता था, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज mv²r सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट इज, क्योंकि बी पे पूछा है, ए पे नहीं पूछा है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। अब वी बी पे आपको पूछा है, मतलब हाफ mv/b² इक्वल टू, अब यहाँ से यहाँ तक में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, ध्यान देना, L + L cos 60, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत क्वेश्चंस में मैकेनिक्स में आता है यार, ये H कितना है, L + L cos 60, दिस पार्ट इज L cos 60, L cos 60, है ना। I'll write mg H के बजाय mg L, 1 + cos 60 is this understood, प्लस mva²/2 ना। अब मैं va निकाल चुका हूँ, vb मेरे को निकालना है। ठीक है, और ये 1 + cos 60 कितना होता है, 1/2, 1 + 1/2, और va कितना था अपना, gl/2, तो gl/4 हो जाता है ना, gl/4 + 3/2, 3/2, और ये 2 भी इधर आ गया, तो ये एक्चुअली 2 ही हो गया, तो ये कितना आ रहा है, 3/2, 6/2 + 1/2, 7/2, 7 gl/2 आता है इसका। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये एक और कंसेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए, 3 + 1/2 7। तो ये क्या था देखना, एक क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द सोप बबल पे क्वेश्चन देखो, पहली बार आया, मतलब इस जनवरी में ये पहला दिख रहा है मेरे को। तो वर्क डन इन द प्रोसेस, जब भी पूछते हैं सोप बबल को एक्सपांड करने में, तो दैट इज वर्क डन इज चेंज इन इट्स सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ठीक है, तो एरिया में अपन क्या लेते हैं, 4πr² इंटू 2 लेते हैं, है ना, क्योंकि सोप बबल में 2 सरफेस होती है, सोप बबल में 4πr² इंटू 2, क्योंकि अंदर बाहर 2 सरफेस हैं, ये जरूर करना, समझ रहे हो। आप बेसिकली 2s इंटू 4π कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हो, और ये कैलकुलेशन करनी होती है, याद रखना, वर्क डन इन एक्सपांडिंग अ सोप बबल का फॉर्मूला, चेंज इन सरफेस एनर्जी। तब इसकी कैलकुलेशन है कुछ, सरफेस टेंशन इज हाउ मच, 0.04 है ना, 4π को भी अपन 22/7 लिख देते हैं,
एंड द रेडियस इज 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर में तो ध्यान देना 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर रहे हैं। अभी कैलकुलेशन इसको कर लेना, क्या आता था ये 44 इंटू 4×4 = 16 लिख रहा हूँ, 100 से और डिवाइड कर रहा हूँ। 7 इधर मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 1 3 हो गया, एक तो एक 7 कैंसिल हो गया तो 7 बच गया, ठीक है ना। और ये 10⁻⁻, माइक्रो जूल में पूछ रहा है। हाँ, ये कुछ बड़ा नंबर आता है ना, जैसे इसको कैलकुलेट करना, तो ये 216 वाला शायद आता है। कैलकुलेशन आई हैड डन, लेट मी चेक, 14 समथिंग आता है यार, 14784 आता है ये, 14784 आता है ये माइक्रो जूल में, ठीक है। इसका डिफरेंस पूछा था, इंटीजर टाइप था मेरे ख्याल से कुछ, है ना। मेरे ख्याल से क्वेश्चन इंटीजर टाइप रहा होगा, तभी इस तरह की एक्स वाली फॉर्मेट दी है। बताना आप लोग, कंफर्म करना चैट में, कमेंट में। दैट वाज द क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन हैज 2 वेरिएशंस, ठीक है। एक में तो आपको रेशियो निकालना है और एक में आपको रिमूव करके रेशियो निकालना है। तो कौन सा फॉर्मेट था बता देना। क्वेश्चन सेम है बट इसकी 2 वेरिएशंस मिले मुझे। आई डू दिस फर्स्ट, where if these are two different cylinders, no, then what do you do? अब देखना लेंथ भी और रेडियस भी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, नॉट जस्ट ml²/12 तो होता ही है, बट ऑल्सो बिकॉज रेडियस इज देयर और डायमीटर के अबाउट mr²/4 होता था, तो ये mr²/4 भी होगा सिलेंडर के लिए। समझ रहे हो, फिर से देखना, इफ इट इज अ रॉड देन इट इज ml²/12, you know this, but if it is also a cylinder, no, with substantial thickness है इसकी, डायमीटर के अबाउट क्या होता था mr²/4, तो ये वो करके I1 I2 आता है यहाँ से। और ये क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। और इस क्वेश्चन में शायद इनकी डेंसिटी भी सेम है ना, इनकी डेंसिटी सेम है तो मासेस अलग अलग है ना। अब ध्यान देना, रेडियस और लेंथ दोनों हाफ कर दिए तो वॉल्यूम 1/8 हो गया, है ना। लेंथ को भी हाफ कर दिया, रेडियस को भी हाफ कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, यानी कि मास क्या हो गया, 1/8 हो गया, है ना। L²/12 R²/4 में एज इट इज लिख रहा हूँ। ध्यान देना 1/4 ये भी आ गया, तो 32 आंसर आता है इसका इस कैलकुलेशन से। अगर आपको समझ आया, नहीं आया तो लिख लेना यार एक बार, है ना। बट क्वेश्चन में क्या था, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी सेम है तो लेंथ और रेडियस दोनों आधे कर दिए, तो 1/8 कैसे हो गया बच्चों, ये वॉल्यूम इसका क्या हो गया, πr/2² बाय, है ना, πr²h लगा रहा हूँ, तो V0/8 हो गया, है ना। तो वो 8 यहाँ से आया है, 1/8 हो गया, और ये r/2 L/2 की वजह से 1/4, तो 32 आंसर तो इस वाले वर्जन का आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि हो भी सकता है ना। तो ये एक और है जिसकी वैल्यूज कुछ अलग है, देखना r/3 और L/2 रिमूव कर दिया, ऐसा कुछ है ना। रिमूव कर दिया मतलब ओरिजिनल आपके सिलेंडर में जिसकी एक्सिस भी ये दे रखी है, आई रियली डाउट दिस वन, है ना। क्योंकि अगर ये एक्सिस दे रखी है तो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो ml²/12 भी है, ml²/12 भी नहीं है, mr²/2 है ना। तो मुझे लग रहा है ये नहीं था मोस्टली, बट चलो एक बार कर लेते हैं। इसमें से आपने क्या हटाया, आप देखना r/3 रेडियस और L/2 लेंथ का क्या हटा दिया, L/2 और r/3 का हटा दिया ना, तो सुपर पोजिशन का कंसेप्ट बन रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड सिलेंडर, मतलब जो हटाया उसका कितना होगा, तो देखना अब उसका भी मास कितना होगा, तो L/2 कर दिया और r/3 कर दिया, मतलब πr²h लगा रहा हूँ मैं, है ना। डेंसिटी इंटू πr/3² h, तो 9 टू जा 18 हो गया, है ना। मास/18 हो गया, ओरिजिनल के मास का 18 हो गया। और वही बात है r²/2 तो लगाना ही है, तो ये ऐसा कुछ कैलकुलेशन इसका आता है। 9 टू जा, या 9 भी मत करो इसको, आप mr² ऐसा लिख दो, है ना। 18 इंटू 9 कितना हो गया,
178 हो गया क्या, कितना हो गया, T1 इंटू 2 तो बैक नहीं रहा, हाँ ये रहा ना 162 शायद। तो ये मेरे को नहीं लग रहा था, बट स्टिल इफ इट वाज सिमिलर टू दिस देन वी कैन डेफिनेटली डू सम अंडरस्टैंडिंग, इस तरह का कोई तो क्वेश्चन। फिर ये था कि नहीं था, इसको कंफर्म करना। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में बच्चों मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, याद ही रखो। क्लोज्ड है मतलब V/4L के ऑड मल्टीपल, है ना। एंड ओपन ऑर्गन पाइप क्या है, V/2L के मल्टीपल, है ना। तो उसकी फर्स्ट हार्मोनिक की अपेरेंटली दे रखी है, यहाँ से L1/L2 क्या आ जाएगा आपका, 5/2 आ जाएगा कुछ, तो 2/5 भी नहीं आएगा, देखना है ना, 5/2 आएगा। ट्रैप ऑप्शन भी हो सकता है दिया हो। फिर ये क्वेश्चन था क्या, ग्राफ वाला देखना है ना, इसमें बहुत पर्टिकुलरली ए से बी का ही वर्क डन पूछा है, या हीट गिवन पूछा है ना। ए से बी का हीट गिवन, जो कि एक आइसोकोरिक प्रोसेस है बच्चों, कैन बी रिटन एज NCV डेल्टा टी, है ना। आइसोकोरिक है तो CV यूज करूंगा मैं, आइसोबारिक है तो CP यूज करता है, Q के लिए तो CVCP यूज करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना कुछ चीजें मतलब दे रखी, कुछ नहीं दे रखी, जैसे डेल्टा टी नहीं दे रखा है ना, बट CV21 दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स 10 दे रखे हैं, है ना। तो CV तो मैं यूज कर लूंगा। डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना T चेंज हो रहा है बट V चेंज नहीं हो रहा है ना। डेल्टा टी विच इज T1 माइनस T2 लेट से, या T2 माइनस T1 इस P2V माइनस P1V बाय NR लिख सकता हूँ, PV इक्वल टू NRT से, ठीक है। दैट वे यू कैन फाइंड द N भी कैंसिल हो जाता है अपेरेंट, और इंटीजर आंसर आ जाता है इसका। हो सकता है क्वेश्चन इंटीजर में हो सकता है किसी ने देखा भी नहीं हो लास्ट में, कई बच्चे बोल देते है ही नहीं क्वेश्चन, तो सर वो इंटीजर में होता है कई बार। और अच्छी बात यह कि P2 माइनस P1 आपका देखना है यहाँ पे, P2 माइनस P1 आपका ये 8.3 ही आता है, तो वैल्यू तो इसमें अच्छे से दे रखी है, वैल्यू इनफैक्ट यही थी मेरे ख्याल से। हाँ, तो 21 आंसर आ जाता है इसका इस जून में, ठीक है। अब कंफर्म करना ये इसी तरह से था या कुछ चेंज भी है। ओके, रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट इज पिवटेड अबाउट इट एंड बिकम्स हॉरिजॉन्टल, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, ओमेगा निकालना मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। ये 2L/3 है, ये L/3 है ना। ध्यान देना यहाँ पे सेंटर ऑफ मास L/2 पे है, एंड से L/2 पे, तो यहाँ से L/6 पे हो जाएगा, तो ध्यान देना एंड से अगर L/2 है तो ये डिफरेंस कितना हो जाता है, L/2 माइनस L/3, ऐसी चीज़ें रट के रखो, L/6 होता है ना, LCM लेके 3 - 2/6। तो ये L/6 पे सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया है ना। कल ये राइट एनर्जी कंजर्वेशन फॉर इट, mg L/3 से, सॉरी L/6 से सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी ½ I ω²। तो आई भी आपको क्या लिखना है, देखना mL²/12 तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, mL²/12 सेंटर ऑफ मास के अबाउट होते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से L/6 शिफ्ट भी करूंगा मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आपकी आ ही रही है, L/6 से शिफ्ट भी करेंगे, समझ आ रहा है। और ओमेगा निकालनी थी, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, बस थोड़ी सी ध्यान रखनी चीज़ों का। 1/12 प्लस 1/36 को एलसीएम लेके 3 + 1 4 आ जाएगा, m कैंसिल हो गया, एक l बच गया, और 36 और ये 2 सब कैंसिल होकर क्या आ जाता है ना, तो 3G/L आ जाता है, की वैल्यू 3G/L आ जाती। कैलकुलेशन कर लेना, कंसेप्ट भी खुद लगाना एक बार, है ना, मतलब यू वर नॉट फ्रॉम दिस शिफ्ट। N1 N2 दे रखा है, Li2 + आयन दे रखा है, और वेवलेंथ निकालनी है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। अगर आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं 1 और 2, ठीक है ना, 1 + 2 करना आप, N1 कैंसिल हो जाता है, ट्वाइस ऑफ N2 आपका 6 आ रहा है, तो N2 आपका 3 आ जाता है, एंड N1 आपका 1 आ जाता है, ठीक है। एक तो ये दो इक्वेशन से आप N1 N2 पहले निकाल लो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चा,
HC बाय लैम्डा पूछ रहा है ना। एनर्जी डिफरेंस क्या होता था याद करो, Li2 प्लस है E नॉट Z स्क्वायर करना मत भूलना, 1 और 3 के बीच में एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो क्या बाकी कैलकुलेशन है, लैम्डा इज देखना HC बाय E नॉट क्या 13.6, Z क्या है 3 है ना Li के लिए, और ये 8/9 आ जाता है, ये 9 भी कैंसिल हो जाता है, मतलब वैल्यूज तो यही होगी है ना। HC को मैं लिख रहा हूँ 1242 नैनोमीटर, नैनोमीटर वाली वैल्यू याद है HC की 1242। ई नॉट 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है और ये 8 है, वही बात है, इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल हो जाता है ना, नैनोमीटर में आंसर आएगा। और इससे कुछ ठीक है, मतलब इंटीजर तो नहीं आता वैसे, ठीक ठाक ही आता है, अप्रोक्सीमेट करें क्या देखना। तो 1242/13.6 तो 900 के आसपास आएगा है ना, 1242/13.6 9 के आसपास आएगा, 1000 से कम आएगा। बाय 8 अगर मैं कर दूं तो 110 के आसपास आएगा, तो ये आंसर होना चाहिए। एग्जैक्ट भी करके देख लेना, पर मेरे ख्याल से ये 110 इंटू 10⁻⁻ क्या था, नैनोमीटर है तो -9 मीटर्स में, और सेंटीमीटर्स में करना है तो क्या हो जाएगा देखना, तो 2 जीरो यहाँ से ले रहा हूँ और 2 जीरो सेंटीमीटर के, तो 10⁻⁻6 आ जाएगा, मतलब देख लेना इसको है ना, इसको आप देख लेना, 1000/8 किया, 900/8 किया तो 110 तो आ गया। एग्जैक्ट कर लूँ क्या मैं एक बार, why to take chances, 1242/13.6, बट आई एम वही बात, अच्छा 1 जीरो यहाँ पे गया, हाँ तो ये 11 पॉइंट समथिंग आ, ठीक है, ये आ जाता है मतलब। ओके, ये इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन पता नहीं था या नहीं था, मेरे ख्याल से नहीं था वैसे, ये वेरी सिंपल कंसेप्ट, देख लेते हैं एक बार इसको। इज सेइंग दैट इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स से सेंटर से किसी डिस्टेंस पे कितनी आई नॉट है ना। एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, पावर डिवाइडेड बाय एरिया विच इज 4πr² ना, और ये पी पावर का सोर्स है, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड या लाइट दोनों केस में हो सकता है। इज सेइंग वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स है ना, तो वॉल्यूम अगर 8 टाइम्स हो रहा है तो रेडियस कितना हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है ना, 4/3πr³ करोगे 2 क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा, तो रेडियस को डबल कर रहे हो तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2r² कर रहे हो, I0/4 हो जाएगी। तो पता नहीं ये क्वेश्चन था या नहीं था, आप बताना। YDSC का ये क्वेश्चन हो सकता है ना, डी दे रखा है, स्मॉल डी दे रखा है, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स पूछता है जब भी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेगुलर, यू शुड ऑलवेज नो दिस, ये बहुत बार आ चुका है। या सपोज S1 के डायरेक्टली इन फ्रंट पे जो स्क्रीन पे पॉइंट है उस पर आपको पाथ डिफरेंस या इंटेंसिटी या कुछ भी निकालना है ना, तो देखो ये d डिस्टेंस है और ये √d² + d² है ना, या ऐसे भी मत करो, आप इसको d sin थीटा से भी कर सकते हो। यार ये जो पॉइंट है इसका पाथ डिफरेंस कितना होता है, d sin थीटा होता ही है, d sin थीटा सबको पता है, बट ये क्योंकि y = d/2 पे, समझ लो ये d है तो ये सेंटर से d/2 पे है, इसका साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा tan थीटा इज y/d लिखते थे अपन, तो d/2/d, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब रेगुलरली आती है तो लिख लेना एज एन एग्जाम्पल ऑल्सो, टू नो दिस क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल। फर्स्ट कंसेप्ट दिस, सेकेंड कंसेप्ट फेज डिफरेंस विच इज पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा इंटू 2π कर लोगे, बेसिकली d²/λd इंटू पाई हो जाएगा। एंड लास्ट कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट लगते हैं इस क्वेश्चन में, विच इज इंटेंसिटी इज 4I0 क्योंकि ईच वॉज I0 cos ऑफ डेल्टा 5/2 है ना, ये फॉर्मूला भी आपको पता है। ये 3 कंसेप्ट लगते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेगुलर है, स्पेशली दिस लास्ट लाइन। तो लेट्स कैलकुलेट, पाई है, डी कितना था 2 मिलीमीटर, तो d² हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है ना,
लैम्डा को भी मीटर्स में लिख देना, 6000 एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁷ मीटर्स। कैपिटल डी इज ऑलरेडी इन मीटर्स एंड 2 मत भूल जाना क्योंकि डेल्टा 5/2 होता था, है ना। तो ये सब करके 5/3 आती है इसमें फॉर्म, है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए थे। तो 4I0 cos स्क्वायर ऑफ 5/3 कितना बच्चा, cos 60 इज हाउ मच, 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 और I0 आंसर आता है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रहा होगा, हो सकता है ना भी रहा हो, बताना, मोस्ट लाइकली रहा हो। मैग्नेटिज्म का देखो क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस का है ना, मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही है इस पे। तो ये ऐसे करंट है, इसकी वजह से B1 तो ऐसा होगा देखो, और B1 का फॉर्मूला याद है बच्चों, क्या था, μ0I R² प्लस R², है ना, ये एक्सिस पे भी उतने ही डिस्टेंस पे है अपेरेंटली। तो μ0I/2 इंटू 2√2 ना, ये आ रहा है, ये अपन ने निकाल लिया, है ना, बट इसका ज़्यादा है, तो ये ऐसा है और ये ऐसा है, 4I है ना, ये तो इसका प्रभाव यानी कि इफेक्ट ज़्यादा है और वो इस डायरेक्शन। B2 को थोड़ा ध्यान से देखना है ना, μ0 इंटू 4I अगेन R² प्लस X² तो के पास 3/2, यहाँ 2 भी है, एक भूल मत जाना। तो ये 4 एक्स्ट्रा है, ये 4 है, बाकी एज इट इज़ है 2 × 2√2। दोनों का डिफरेंस देखना है आपको, तो दोनों के डिफरेंस में कॉमन भी ले सकते हो, ये B नेट इस तरफ है, इसका मतलब B2 माइनस B1 कर रहा हूँ, और डायरेक्शन भी पूछा था शायद, है ना, तो टूवर्ड्स P हो जाएगा, टूवर्ड्स P वाले दो ऑप्शन है आपके, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 - 1 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन डेफिनेटली था। अरे लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन देख लेना, तो आप बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ से कर सकते हो। तो ए एंड ए ही होता है ना, A.A आपका ए ही होता है, नैंड गेट नहीं है, यहाँ पे नैंड है, तो ये ए और बी का नैंड हो रहा है, मतलब कि A.B का नॉट हो रहा है, ठीक है। और ये फिर से वही आउटपुट बन रहा है, तो ये A.B का नॉट है और यहाँ पे ए है, तो वाई क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ए और इसका डॉट हो जाएगा ना, इसका A.B का नैंड हो गया था ना यहाँ पे, तो हो जाएगा। तो इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, मतलब ब्रेक द बार चेंज द साइन, और इसमें A.A क्या हो जाएगा बच्चा, A.A 0 है ना, ए और ए बार का डॉट क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपको आउटपुट मिल रहा है। अब ये कब 1 है, डॉट है ना यहाँ पे, तो देखो ये A1 है और B0 है तभी 1 है ना, A1 है B0 है तभी 1 है, मतलब तीनों 1 नहीं है, ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, कि A1 है B0 है तभी 1 है, समझ रहे हो, A0 है B1 है तब 0 है, A1 है 0 है, ये 1 है ना, ये भी 101 तो सही लिखा है, 10 पे 1 है, हाँ ठीक है, ये भी सही लिखा है शायद, तो रिपीट हो गया ऑप्शन, बट हाँ अंडरस्टैंड, नहीं वहाँ पे उल्टा लिखा है क्या, नहीं सही लिखा है, वो फोर्थ ऑप्शन भी सही लिखा है एक्चुअली, बट यू अंडरस्टैंड राइट। चलिए लुक एट दिस क्वेश्चन, लेंस का वही क्वेश्चन आता जा रहा है, तो अब मिरर का क्वेश्चन आएगा, नहीं प्रिज्म के और लेंस के तो आ ही गए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी आ गए। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज फॉर्म टू बी दिस मच, और ये पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, और कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी हो वो तो बाद में पता चलेगा लेंस तो, बट डेफिनेटली वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, पॉजिटिव कब होगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है ना, तो ये डायग्राम बनाना बड़ा ज़रूरी है, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी हैव, ध्यान देना, V और U दोनों ही नेगेटिव है, और V और U का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अब V ज़्यादा है मेरे ख्याल से, है ना, और U छोटा है, तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट,
v और u दोनों ही नेगेटिव है और v बड़ा है, तो माइनस वी प्लस यू इक्वल टू 30 लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज आई नो द साइन कन्वेंशन है ना। कुछ बच्चे एक्स वाई लेके करते हैं, बट वी यू में ही करो, एक्स वाई और वेरिएबल्स के बनाने। तो v बड़ा है, u छोटा है, इवन इफ इट इज अ कॉन्केव लेंस सेम थिंग विल हैपन, विल कम टू नो के फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो वो कॉन्केव है। तो v बड़ा है, u छोटा है, और v नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है। तो मॉड कैसे खुलता है नेगेटिव के लिए? माइनस साइन के साथ, है ना, मैथ्स में जैसे करते हैं। एक तो ये दे रखा है, एक आपको मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, v बाई यू 3 दे रखा है, +3 इनफैक्ट। इन दो इक्वेशन से v और u निकालो और फोकल लेंथ के लिए लेंस फॉर्मूला कर लो, समझे? ये है क्वेश्चन, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। u इक्वल टू -15 आता है, जो कि आना भी चाहिए, एंड v इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, प्लस, मतलब प्लस मैग्निफिकेशन है तो -45, तो दोनों नेगेटिव आ गए, मतलब दोनों ऑन द दिस साइड ऑफ द लेंस है। 1/v प्लस 1/u कर लो अब, 1/v माइनस 1/u, यहाँ फोकल लेंथ आती है 1/-45 -50 है ना, तो 45 ही एलसीएम ले लो, -1 + 3, 45/2 यानी कि 22.5, और पॉजिटिव आ रहा है मतलब कॉन्वेक्स ही था ना बच्चा। तो ये क्वेश्चन आपके बड़े रेगुलरली आ रहे हैं, मतलब मैंने इस पर एक अलग आपको बता भी रखा है सेगमेंट, एक शॉर्ट रिवीजन किया था मैंने, है ना, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था थोड़ी दिन पहले, ग्रीन कलर से जो वीडियो बनाता हूँ उसमें देख लेना। चलिए, 2 न्यूक्लियॉन्स आर देयर, देखना ये ट्रिटियम नहीं है, हीलियम-3 है, और ये हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और ये हीलियम-5 है। तो इनमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना था, है ना। अब कैसे देखोगे, इसमें क्या कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या? नहीं, बड़ी सिंपल है, देखना यहाँ पे Q वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब क्या है, यहाँ पे अगर एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या है यार, हीलियम-4 ज़्यादा स्टेबल है, हीलियम-3 से तो 4 स्टेबल है, तभी तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड ये Q वैल्यू नेगेटिव है, माने क्या है यार, हीलियम-5 उतना स्टेबल नहीं है ना, हीलियम-4 ही ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि एनर्जी लग रही है इस प्रोसेस, है ना। तो ऑब्वियसली हीलियम-4 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर हीलियम-5 और हीलियम-3 में कौन स्टेबल हो गया बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द Q वैल्यू, है ना। यार यहाँ पे Q वैल्यू ज़्यादा रिलीज हो रही है, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, और ये बीच में कहीं आता है ना, हीलियम-5 कहीं बीच में आता है, एंड ये सेकेंड ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, एक कॉमन सेंस ही है। एक बार रुको, मैं आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ यही है, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान देना कि यहाँ पे ज़्यादा Q वैल्यू और यहाँ पे कम है ना, इसका मतलब ये इसके कंपैरिजन में बहुत स्टेबल है ना, ये भी स्टेबल है बट ये ज़्यादा स्टेबल है ना, ये तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है, और ये सबसे कम, क्योंकि इसमें इतनी Q वैल्यू निकल रही, जितनी Q वैल्यू मतलब उतना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला ग्राफ याद है, उस पर जितना नीचे है ना। इफ यू रिमेंबर दिस ग्राफ नो, थ्योरी इसका या लॉजिक इसका यहीं से आ रहा है, घटने वाली चीज़ है ही नहीं यार। समवेयर ना हीलियम-3 इज सो नीचे कि हीलियम-4 जब बनता है ना तो उसमें बहुत रिलीज होती है, और हीलियम-5 में उतनी नहीं होती ना, कम मैग्नीट्यूड है। तो हीलियम-3 सबसे कम स्टेबल है, और हीलियम-5 उसके बाद, और हीलियम-4 सबसे ज़्यादा स्टेबल है ही है, समझे। चलो यार, ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में था, शायद टेबल भी थी, बट एक्सपेरिमेंटल रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, एक बार पढ़ो इसको। है ना, एक्सपेरिमेंटल रे ऑप्टिक्स मतलब एक अलग लेक्चर लेते हैं, ये सर्च कर लेना, है ना, एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिक्स जयंत नागदा सर्च करना है, वो लेक्चर मिल जाएगा आपको। तो यूवी ग्राफ बनता है एक, है ना, यूवी ग्राफ पे 3-4 पॉइंट बच्चों ने निकाले, और शायद कौन सा बच्चा गलत है ऐसा भी पूछा था, या फिर ये इस तरह से पूछा था। तो देखो, इससे फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी 5 डायप्टर, मतलब 5/100 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आती है ना। अब आपको यही देखना है कि इनमें से कौन से पॉइंट से 40 सेंटीमीटर आती है, 20 सेंटीमीटर आती है। जैसे ये है ना आपका,
तो 1/f1 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करूँ मैं, तो 60 माइनस 1/-30 करूँ मैं, तो ये 60 एलसीएम लेके 3 ये आ जाती है ना, तो ये करेक्ट है। समझ रहे हो कि नहीं? जब P2 देखो, P2 आपका F2 फोकल लेंथ देता है सपोज, तो वो दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आपका गलत ही है वैसे भी। 1/v क्या है, 12 है इसका, और 1/-30 तो नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो वो सरसरी निगाह से करके भी देख सकते हो, कैलकुलेट करके भी। जैसे 2060 का भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से, ये दोनों पॉजिटिव है ना एक तो v एंड u करके 60 एलसीएम करके 1 - से नेगेटिव आएगा, तो वो तो है ही नहीं। ये करना है, P3 एंड P1 एंड P4 शायद आ रहा है। 20 - 25 नेगेटिव है, मतलब आ जाएगा, है ना। 5/120 आ रहा है इसका। तो ये था इसमें P1 एंड P4, इस हिसाब से आंसर आ रहा है। शायद क्वेश्चन अलग तरह से दिया था, आई नो दैट, बट दिस इज व्हाट वी रिकॉल सो फार। गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है, देखो सिंपल है। 5 मिली एम्पियर की रेंज बनानी है, यहाँ पे 5 मिली एम्पियर आना चाहिए। IG इसका 1 मिली एम्पियर। अच्छा, जो बच्चे रट के करते हैं इसको वो भी कर सकते हो, बट समझ के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे फॉर्मूला वर्क नहीं करता है। तो कंसेप्ट क्या है, देखो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। तो IG इंटू जी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना जा रहा है, I - IG। एक तो ये आपका फॉर्मूला है ना, शंट का एक फॉर्मूला होता है, वो ऐसे ही आता है। बट आप क्या करो इस क्वेश्चन में, ओरली करो ना। 1 मिली एम्पियर इंटू जी दे रखा है 100 शायद, और 5 - ये कितना हो जाएगा, 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर इंटू RS निकालना है, तो ओरल हो जाएगा इसमें। 100/4 मतलब 25 आंसर है इसका। ठीक है, ये हो गया। ये एक और देखो आपका, अब ये क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी, इसी की मॉर्निंग शिफ्ट में भी एकदम सिमिलर आया है ना। ये 2:3 ही था, मतलब ये शुरू में 40-60 दे रखा है आपको। 2:3 मतलब 40-60 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। फिर आपने वही 3 ओम के पैरेलल में एक्स कर दिया, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया, वहाँ पे अलग वैल्यू थी। तो यहाँ पे आपको एक्स निकालना है। 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट कहाँ होगा, किस साइड होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेफ्ट में या राइट में कहाँ शिफ्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ट्राई करना, पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना, एकदम देखते जा रहे हो ऐसा मत कर। तो देखना, ये जैसे पैरेलल में लगाया ये रिड्यूस हो गया है ना, तो ये 60 भी रिड्यूस हो जाएगा। पैरेलल में कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना, तो ये 10 राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 50-50 हो जाएंगे दोनों। 50-50 मतलब इक्वल हो गए, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखना 2/3x अपॉन 3 + x क्या हो गया, 50-50, यानी कि इक्वल हो गए ना। इससे आपको x निकालना था, और ये फिर भी सिंपल था। एक 22.5 वाली वैल्यू से थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो रही थी। 6 आंसर आता है इससे, है ना। देख लेना इसकी कैलकुलेशन। ये R इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आया था क्या? डायग्राम शायद थोड़ा अलग हुई, लेक्चर का डायग्राम है अपने। देखो यहाँ पे अपन इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो करंट है वो यहाँ जा रहा है, सिमेट्री है ना। यहाँ जो करंट जा रहा है वो इधर भी जा रहा है, तो इधर का करंट इधर जाएगा और इधर का करंट इधर जाएगा, तो यहाँ ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही ब्रेक करते हैं होता क्या है, ये 2R और ये 3, ये 2R/3, है ना। ध्यान से देखना, जो भी पहली बार समझ रहे हैं इसको। बाकी लेक्चर में ये चीज़ अपन कई बार करते हैं प्रैक्टिस, कि यार ये 2R/3 हो गया ना। ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट इक्वल टू ये करंट, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, है ना। बीच में ये 2R भी है, और इनके इधर क्या है, R और लगे हुए हैं ना, बॉडी गार्ड की तरह। ये है आपका सेटअप। इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा, और रीड्रॉ करते जाओ, है ना। ये 2R/3 + 2R क्या हो जाता है, 8R/3। नीचे भी 8R/3, ये 2R है ना। तो फिर इसका पैरेलल कर लो तो ये 4R/5 आ जाता है। ये बड़े मतलब रटे हुए हैं
लेक्चर में अगर किए हैं तो बहुत अच्छे, नहीं किए था आप इसको याद रखें, ठीक है ना। फिर ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी का क्वेश्चन आया था क्या, हाइट ऑफ द क्यूब इमर्ज निकालना है इसमें। तो ये तो पता है, बाइंड फोर्स इज रो इंटू वॉल्यूम इमर्ज इंटू जी, और ये एम जी के बराबर होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में बी इक्वल टू एम जी है, ठीक है। वॉल्यूम इमर्ज में क्या हो गया, ध्यान देना, ए इंटू हाइट इमर्ज पूछ रहा है ना, एंड मास को अपन क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू, अब एक लिक्विड की डेंसिटी है और एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ना, और ये क्यूब है शायद, ए क्यूब इंटू जी है ना, क्यूब है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, ए स्क्वायर ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए स्क्वायर में ए रह जाए और जी भी कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ से हाइट इमर्ज निकाल दो, है ना। और डायग्राम भी बनाना, मतलब मैं फास्ट लिख रहा हूँ बट आपको ये समझ में आना चाहिए क्या, दिस इज द क्यूब, एरिया इज ए स्क्वायर, दिस इज योर एच इमर्स्ड, है ना। तो वो आप लिख के और डायग्राम ऐसे नहीं कि देख ही रहे हैं, बस सॉल्व किया है पेपर तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं किया तो एक बार कर ले। ऑब्जेक्ट 6 है और लिक्विड 9 है ना, और ए शायद 10 था तो 6.67 इसका आंसर। वैल्यू अलग थी तो बता देना। वर्नियर कैलिपर का ये क्वेश्चन देखो आया होगा पक्का, है ना। तो इसमें 48 से हो रहा है ना, मतलब 50 BSD इज 48 MSD, इतना क्लियर है। और लीस्ट काउंट निकालना था, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। मेन स्केल डिवीजन 1 mm या कुछ और वैल्यू भी है तो बता देना कमेंट में। बाकी VSD आपका 48/49 MSD है, 48/50 MSD है, ये क्वेश्चन में दिया था, है ना। जनरली 4950 होता है या 4850, तो ये देखो आंसर आएगा इसका, मतलब 1/25 इंटू 1 मिलीमीटर, है ना। अब शायद सेंटीमीटर में पूछा था ऑप्शंस में, तो ये आपका 0.04 सेंटीमीटर हो जाए, 04 नहीं 004, बताना मतलब क्या ऑप्शंस थे, सेंटीमीटर में थे तो ये हो जाएगा, है ना। ए या बी में से ए है ना, बी है ना इसका आंसर, हाँ 0.004 होना चाहिए, देख लो तो, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन था आपका, चलिए आइए। स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन जरूर रहा होगा, 3.2 पे लैम्डा है तो देखना स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था, HC/λ -5 को ही अपन EV0 लिखते थे ना। पहले केस में आपको दे रखा है 3.2, लैम्डा वाले केस में, फिर 2 लैम्डा में शायद दे रखा है 0.7, है ना। हाँ इसकी वैल्यूज तो कंफर्म्ड है, 0.7 2 लैम्डा में दे रखा था, ठीक है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, लैम्डा निकालना है और 5 को एलिमिनेट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो तो HC/2 लैम्डा आ जाता है। तो इससे लैम्डा निकालनी थी और HC को 1242 नैनोमीटर रख दो, है ना। 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रोवोल्ट, याद है ना वैल्यू, Y2 भी है यहाँ पे, और ये कितना हो गया देखो 2.5, तो 5 से डिवाइड कर दिया मतलब 1242/5 कितना आएगा बच्चों 200 एंड समथिंग, है ना। तो 248 है शायद इसका आंसर, 248 ही है ना। फिर ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालना था या मास निकालना था, है ना। एक गैस दे रखी है, देखना कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका प्रोसेस हो रहा है, हीट दिया है, तो हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया है तो NCV डेल्टा T अपन निकल लगा सकते हैं, है ना। तो N आ जाएगा इससे,
300 जूल एन निकालना है मुझे। सी वी क्या दे रखा है 7R/2 और डेल्टा टी भी 20 से 50 दे रखा है। तो ये वाला देखना कैलकुलेशन करना आप, एन इससे कुछ तो आएगा, है ना, ज़रूर करना है इसमें कैलकुलेशन, गंदी है पर करना। 30 है ना, और जैसे एन आ जाएगा ना, यहाँ से एन आ जाएगा तो मास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और मोलर मास दे रखा है ना, 50 ग्राम इंटू एन करके क्या आंसर आता है मैं कंफर्म करा उसका 17.2 आता है कुछ तो, 17.2 आता है एग्जैक्ट वैल्यू, और क्योंकि इंटीजर था तो 17 ग्राम आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे, अप्रॉक्स लिखा है ना, मतलब राउंड ऑफ करना। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज मिला है। तो हाफ लाइफ का एक क्वेश्चन जो कि सिलेबस से बाहर है, आ गया देखना। 25% मतलब 1/4 ऑफ ओरिजिनल, वन फोर्थ ऑफ एन नॉट मतलब 1/2 n, अपन बोलेंगे 2 हाफ लाइफ्स। तो 2 हाफ लाइफ्स कितनी होती है बच्चों, 2 हाफ लाइफ्स इज 2 इंटू 2 45, 490 आंसर हो जाएगा इसको। ठीक है, 490 आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं नोट्स कहाँ मिल रहे हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक फाइंड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी शायद दे दूंगा मैं, उस पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ओके।